Hello students and teachers, I am back with the numericals of Coulomb's law. For that you can अगर आपको थ्योरी का पार्ट अभी तक ठीक से नहीं समझ आया है तो आप Coulomb's law में तीन वीडियोस हैं. One is for theory related to Coulomb's law and then we have two parts of Coulomb's law जहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स कैसे करना है ये आपको समझाया था, बेसिक आइडिया दिया था, जहाँ पर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करी थी. दो चार्जेस एक लाइन में रखे हैं, तीन चार्जेस एक लाइन में रखे हैं, फिर तीन चार्जेस ट्रायंगल में रखे हैं, फिर चार चार्जेस स्क्वायर में हैं और उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है. इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो एज इट इज़ आपकी बुक्स में या अलग अलग सोर्सेज में दिए हुए हैं, फेमस न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या अपन कर सकते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स करते समय, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते समय, किसी भी लेवल पे न्यूमेरिकल करते समय, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए आपके पास एक 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और आपको उसको 3 घंटे में करना है, तो इसका मतलब कि करीब 2.5 मिनट 1 मार्क के लिए आता है. 2.5 मिनट 1 मार्क का मतलब क्या होता है कि अगर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो इसका मतलब कि आप उसमें ऑन एन एवरेज 5 मिनट स्पेंड कर सकते हैं. अगर 5 मिनट आपको किसी न्यूमेरिकल्स के लिए अलॉटेड टाइम है, ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम 2 मिनट आपको इस बात पे केयरफुल रहना चाहिए कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल पढ़ा और 2 फिक्स पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and e are separated by distance, where should your third charge be placed, the line joining charge so that it is in equilibrium. नहीं, ऐसे नहीं करना है. हमको न्यूमेरिकल को पढ़ते समय मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए. 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट वर्ड कहाँ पर स्ट्रेस है, फिक्स्ड चार्जेस हैं, ठीक है, 2 चार्जेस हैं, 2 फिक्स चार्जेस प्लस 4e and e. इसका मतलब कि चार्जेस का, जिसको हम लोग अभी तक Q1 Q2 कहते थे, तो Q1 Q2 हमारा कैसे डिफाइंड होता था, Q1 Q2 हमारा NE से डिफाइंड होता था. इसका मतलब कि जो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE वाला फॉर्मूला था, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि n की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में है. तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि Q की वैल्यू 4e है और Q2 की वैल्यू प्लस e है, प्लस 1e है, ठीक है, ये बात है. दोनों आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a डिस्टेंस पर दोनों चार्ज हम लोगों ने रख दिए. हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम ये बात दिखाएंगे कि एक कोई a डिस्टेंस पर हम लोगों ने 2 चार्जेस रखे. यहाँ पर Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस 4e है, ठीक है, आप इसको Q1 एज्यूम कर लीजिए. दूसरा चार्ज भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q2, इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसको हम लोगों ने Q2 एज्यूम कर लिया. दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस a गिवन है. आप देख रहे हैं मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ और पढ़ते साथ ही मैं उसका डायग्राम बनाता जा रहा हूँ, ठीक है. अब इस बात की जल्दी नहीं है, इस बात की जल्दी नहीं है कि हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है. हमको क्यों क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, एक बार में क्यों पूरा पढ़ना है, हम आराम से पढ़ रहे हैं. 2 fixed point charges plus 4e and e units are separated by a distance a. Where should a third point charge, these two were the point charges, and a third point charge Q be placed on the line joining the 2 charges so that it is in equilibrium. ध्यान से देखिए कि इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन पर, तो एक्चुअली जो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है, लंबा डिस्कशन हम लोगों ने किया है, वहाँ पर ये था कि 2 चार्जेस के इक्विलिब्रियम में क्या किया जा सकता है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो क्या होगा, या अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या होगा. आप उसके लिए कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखें, 2 पार्ट्स में है, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको ये सिखाया कि हम एक फोर्स यहाँ पर लिखेंगे F12. इसका मतलब होता है फोर्स, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2.
ये इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। हम लोग F12 का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे विच इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। एंड नाउ विल फाइंड द डायरेक्शन। द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये F12 का डायरेक्शन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको इसके इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए प्राइमरी बेसिस पर हमको एक चार्ज कहीं पर रखना होगा। लेट अस से कि हमने वो थर्ड चार्ज यहाँ पर रख दिया, ये Q3 हमारा है, ठीक बात है। ये कैसे हम देख रहे हैं, ये हम ऐसे देख रहे हैं या मैंने एकदम से ये कैसे कह दिया कि थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा? क्यों? क्योंकि हमको इसको नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो करना है। इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो थर्ड चार्ज होना चाहिए वो थर्ड चार्ज जो है वो थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? इसलिए क्योंकि इसके ऊपर फोर्स हमको इस डायरेक्शन में चाहिए। हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाना चाहते हैं, इस फोर्स का नाम होगा F13 और F13 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q3 अपॉन x स्क्वायर। क्यों? ये इन्होंने कहा कि हम कहाँ रखें, तो हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने x एज्यूम कर लिया कि हम लोग कहाँ रखें, दोनों के बीच में कहीं रखना है। अभी ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने केवल Q1 का इक्विलिब्रियम, लेकिन क्या Q2 भी इक्विलिब्रियम में होगा? अगर हम यहाँ बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो क्या Q2 भी इक्विलिब्रियम में होगा? ध्यान से देखिए, Q2 के ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस फोर्स का नाम है F21। तो F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिर से यही हो जाएगा Q1 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। F23 इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने ये चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव एज्यूम किया है। तो F23 का मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा। F23 का मैग्नीट्यूड है K टाइम्स Q2 का मतलब E, Q3 का मतलब Q3 क्योंकि अननोन है। ये वाला डिस्टेंस अब हम लोग को ये देखना है कि Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, A माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर A क्वेश्चन में गिवन है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस A। तो क्वेश्चन में A गिवन है, X वेरिएबल है, हम लोगों ने यहाँ पर ये ले लिया A माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होने जा रहा है कि अगर हमको Q1 के इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो Q1 के इक्विलिब्रियम से हम ये बोल देंगे कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। हम लोग यहाँ पर अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको Q3 का मैग्नीट्यूड अभी नहीं मालूम है। हमको Q3 का मैग्नीट्यूड ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे कि 1,2 और 1,3 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। ये देखिए K Q1 का मतलब 4E इंटू E अपॉन A स्क्वायर, 1,3 का मतलब K 4E Q3 अपॉन x स्क्वायर। K कैंसिल हो गया, 4E कैंसिल हो गया। यहाँ से इक्वेशन क्या बन रहा है? यहाँ से इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा जिसमें आ जाएगा E अपॉन A स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, E अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 अपॉन x स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन आया। इस इक्वेशन से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमको दो अननोन है और एक इक्वेशन, कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, Q2 के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हमको इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। इसका मतलब K Q 4E अपॉन A स्क्वायर इज टू बी इक्वल टू K E Q3 अपॉन A माइनस एक्स होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, E कैंसिल हुआ, K कैंसिल हुआ, 4EA स्क्वायर is equal to Q3 upon A minus x whole square. Don't get disappointed. अभी भी हमको इसको सॉल्व करना मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन दोनों को रिलेट कर दें कि यहाँ से E अपॉन A स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से E अपॉन A की वैल्यू निकाल लें, तो
वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूँ कि अगर इन दोनों से, यहाँ से हमने ई अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये यहाँ से हम लोगों ने ई अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली कुछ, ये मान लीजिए ये आ रही है ई अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू Q3 अपॉन 4 टाइम्स ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई अपॉन ए स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा। मीनवाइल अगर हम Q3 के इक्विलिब्रियम की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि टू फिक्स पॉइंट चार्जेस 4E and E units are separated by a distance A, where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium। तो अभी हम लोगों ने इसके इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं की। इसके ऊपर एक फोर्स अट्रैक्शन इधर लगेगा ऑन 3/2, एक फोर्स इधर लगेगा ऑन 3/1। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग Q3 के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q3, हमको इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 3/1 का मतलब हो गया K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर। व्हाट इज कमिंग फ्रॉम दिस? K कैंसिल हुआ, Q3 कैंसिल हुआ, E कैंसिल हुआ, और अब इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वी गेट द वैल्यू 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। क्या दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से ये हमको दिख रहा है कि 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2a/3। ये जो डिस्टेंस है, ये इस पूरे डिस्टेंस का 2/3 आना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला। पहला क्वेश्चन ये था कि कहाँ रखें, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज। तो आप क्या बोलेंगे? द थर्ड चार्ज इज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम +4e चार्ज। इसका मतलब थर्ड चार्ज कहाँ रखें? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम +4e चार्ज। दिस इज द प्रॉपर आंसर। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग बात एक और है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर जो आप अगर ये क्वेश्चन किसी दूसरी बुक में या किसी दूसरे वेबसाइट पर देखेंगे तो हो सकता है किसी भी दूसरे सोर्स से कि वो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछ लेते हैं। ये जो चार्ज है Q चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं। Q1 का मैग्नीट्यूड गिवन है, Q2 का मैग्नीट्यूड गिवन है, और Q3 का, जिसको Q कह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज हम लोगों को रखना है। यूजुअली ऐसा होता है कि वो थर्ड चार्ज का तीनों चीज़ें पूछते हैं कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा, और थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी। इस टर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन। साइन नेगेटिव कैसे डिसाइड किया मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला चार्ज देखा, एंड यू कैन सी इन अदर वे ऑल्सो कि अगर दो लाइक चार्जेस के बीच में, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर हम लोग तीसरा पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो क्या होगा, उस चार्ज के ऊपर ये दोनों फोर्स लगाएंगे, हो सकता है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। बट अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये वाला पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में अब अगर हमको इसका Q3 का मैग्नीट्यूड निकालना है, लुक एट दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली। इस इक्वेशन से Q3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E आ सकती है। कैसे? ये इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पर जंप करा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए हम लोग इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। E अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है 2a/3। इसका मतलब 4a²/9। सो दिस a स्क्वायर विल गोनोडॉक्स एंड Q3 फ्रॉम हियर। बहुत ध्यान से देखिए, Q3, this 4 will go in numerator, 9 will come in denominator. This is 4/9 times E. ये Q3 का मैग्नीट्यूड आया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा 4/9E। पोजीशन क्या होगी? 2a/3 फ्रॉम +4E चार्ज, और साइन क्या होगा? ऑपोजिट टू दी टू चार्जेस, टू लाइक चार्जेस। पूरा आंसर ये है, ऑपोजिट टू दी
टू लाइक चार्जेस का मतलब कि क्योंकि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो थर्ड चार्ज जो बीच में रखना है फॉर द सेक ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दीज चार्जेस, हमको थर्ड चार्ज ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। ठीक बात है। दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल जो इसमें पूछा जाता है वो देखिए, ये भी एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, और मैंने जो अभी अभी आपको बात बताई कि हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एटलीस्ट 30% और मे बी 25% of the allotted time must be given to the reading of the question carefully so that when we start, क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब समझिए, न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ मैथ सॉल्व करवाने वाले हैं या कुछ नहीं, उनका एम्फेसिस इस बात पे नहीं है कि आप 139 का रूट निकालिए, उनका एम्फेसिस इस बात पर नहीं है कि आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। फिजिक्स में वो ये चाहते हैं कि एक सिचुएशन जो आपको दी जा रही है उस सिचुएशन को आप इक्वेशन में कैसे डिकोड करते हैं, और जब इक्वेशन आपके पास आ जाएगा देन इट रिमेन्स ओनली कि कितने अननोन हैं और कितने इक्वेशन है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो हम लोग बार बार इक्वेशन बनाया, हम लोगों ने पहला इक्वेशन ये वाला बनाया, इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ a आना है, q3 वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ e आना है, तो सेम इक्वेशन से दोनों नहीं आ सकते। इसलिए हम लोगों ने जब इसका इक्विलिब्रियम किया, q3 का इक्विलिब्रियम किया, तो उससे क्योंकि ये e के टर्म में चार्जेस गिवन थे, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर हम लोग इस क्वेश्चन का की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है। वैसे तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट कैपेसिटेंस में आता है डिटेल, पर मैं आपको एक रफली यहाँ पर बता दूंगा कि क्या है। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जो उनका शेप है वो सेम है। हम लोग ये आइडेंटिकल का मतलब शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं कि जो दो कंडक्टर हैं उनका शेप एंड साइज सेम है। इक्वली चार्ज्ड, इक्वली चार्जेस का मतलब ये है कि दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम है। कैसे? मैंने आपको बताया कि कैसे हमको डिकोड करना है और क्यों ऐसा लोग न्यूमेरिकल का हवा बनाते हैं कि न्यूमेरिकल ये है वो है। कुछ भी नहीं है। आपने अगर थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ इतनी बात रह जाती है कि वो जो सिचुएशन, वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी है उसको आपने कैसे इक्वेशंस में डिकोड करना है। एंड वंस यू विल बी एबल टू डिकोड दैट सिचुएशन इनटू इक्वेशन, यू आर किंग और क्वीन। सिमिलरली चार्ज का मतलब लाइक चार्जेस से यहाँ पर मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं और या तो दोनों नेगेटिव हैं। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज इज गिवन टू टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम शेप एंड साइज। मेटल स्फीयर्स हैं A एंड B, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस। सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, दैट इज वाई दे आर रिपेलिंग ईच अदर। लेट्स सी अ सिचुएशन कि उनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कुछ मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज A था, एक चार्ज B था और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, लेट अस से कि दिस डिस्टेंस इज x and the amount of charges they are carrying is q and q as per the given information। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा k टाइम्स q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। वी आर गिवन विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस थिंग कि ये जो फोर्स है इसकी इतनी वैल्यू दी हुई है, the force with which they are repelling each other. Now the question comes, the situation, what A and B repel each other with the force of this thing. A third identical uncharged sphere C, a third identical uncharged sphere C, एक तीसरा स्फीयर यहाँ पर आ गया है,
ये स्फीयर, ओ सॉरी, इसके ऊपर चार्ज अभी नहीं है, ये थर्ड स्फीयर आ गया है और इन्होंने कहा कि इट इज टच्ड विद ए एंड देन प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखिए, इसका एक एक्सटेंशन होता है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। इस जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब ये पूरा डिटेल याद रखिए कि दो आइडेंटिकल सेम शेप एंड साइज के मेटालिक कंडक्टर्स स्फीयर्स अगर आपको दिए होंगे और उनको टच कराया जाएगा, तो वैसे तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दैट इज़ अ टॉपिक इन योर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सटेंशन है वो कैपेसिटेंस में कंक्लूड होता है। वहाँ पर ये बात डिटेल में समझाई जाती है कि कैसे किसी कंडक्टर का शेप एंड साइज उसके चार्ज पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल का कंसेप्ट है, पोटेंशियल अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब आइडेंटिकल कंडक्टर्स टच कराए जाएंगे तो जो चार्ज होगा, इसका मतलब हमने C को A से टच कराया, C प्लस A किया, A की क्या सिचुएशन थी, ये A की सिचुएशन थी, इसके ऊपर Q चार्ज था। हम लोग क्या कह रहे हैं कि फैक्ट यहाँ पर क्या है कि व्हेन टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, इसका की स्टेटमेंट देखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स या आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टर, से दैट आइडेंटिकली चार्ज नहीं, आइडेंटिकल कंडक्टर्स एंड दे आर चार्ज कंडक्टर। व्हेन टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टर्स आर brought in contact after redistribution of charge, the amount of charge on each will be Q, and this Q is going to be Q1 plus Q2 by 2। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन केवल आइडेंटिकल कंडक्टर्स के लिए है, ध्यान रखिए। और अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं तो फिर ये किसी भी सिचुएशन में वैलिड है। इसका मतलब कि एक के ऊपर चार्ज था 0, एक के ऊपर चार्ज था 0, दूसरे के ऊपर +3, तो अब दोनों के ऊपर कितना आ गया, 1.5 ऑन ईच। ध्यान से देखिए, एक कंडक्टर के ऊपर Q1 की वैल्यू थी +5 और Q2 की वैल्यू थी -3, तो अब क्या हुआ कि जो दोनों के ऊपर कॉमन चार्ज आ गया वो आ गया Q1 प्लस Q2 बाय 2। इसका मतलब चार्ज ऑन ईच इज नाउ 1 कूलम। एक कंडक्टर के ऊपर +5 चार्ज था, ये वाला +5 है, और दूसरे वाले के ऊपर -3 था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगा देनी है, दोनों का मीन निकाल देना। क्या होगा यहाँ पर, C के ऊपर 0 चार्ज है, Q1 इज 0, Q2 इज Q। तो इसको टच करने के बाद अगर हमने C और A को टच करा दिया तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो Q डैश इज चार्ज ऑन C एंड A, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। Q प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस Q बाई 2, दैट इज Q बाई 2 ईच। तो अब जो नई सिचुएशन आ रही है उसको ध्यान से देखिए। नई सिचुएशन में, ये जो नई सिचुएशन आ रही है इसमें क्या है कि कंडक्टर A एंड B जहां रखे थे वहीं रखे हैं, उनकी पोजीशन हम लोगों ने नहीं चेंज करी। A और B कंडक्टर्स जहां रखे थे वहीं रखे हैं अभी भी। ये A कंडक्टर यहाँ है, ये B कंडक्टर यहाँ है, ठीक है। और हम लोगों ने C कहाँ रखा है, अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच्ड विद A एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। हम लोगों ने C यहाँ रख दिया, ध्यान दीजिए। B को हम लोगों ने टच नहीं किया था, B के ऊपर कितना चार्ज है, Q था, Q है। A को हम लोगों ने अनचार्ज से टच कराया था, जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आ गया, और वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q बाई 2 ऑन ईच। तो ये जो नया चार्ज आ गया A पर,
अब पहले इसके ऊपर Q चार्ज था पर अब उसके ऊपर Q/2 है। क्यों? क्योंकि C को A से टच कराया गया और फिर उनके मिड पॉइंट पर रखा गया। इनिशियली C अनचार्ज था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, और वो कह रहे हैं कि अब हमको नेट फोर्स निकालना है C पर। कोई बात नहीं, हम लोग C पर निकाल देंगे। नेट फोर्स C पर निकालना है। नेट फोर्स ऑन C, नेट फोर्स ऑन C, से दैट इट इज FC। तो हमारे रूल के हिसाब से इट इज FCA वेक्टर प्लस FCB वेक्टर। ऑलराइट, FCA वेक्टर कहाँ है? FCA वेक्टर ये है, दिस इज कॉल्ड FCA। इसका मतलब हम लोगों ने जो एब्रीविएशन यहाँ पर क्रिएट किया था वो था FCA। जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ऑन C बाय A। लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेगा। FCA का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, FCA का मैग्नीट्यूड है K टाइम्स Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 4। Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन 4। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने x माना था यहाँ पर, अब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x/2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी x स्क्वायर बाय 4। ये 4 ऊपर आ जाएगा तो FCA का मैग्नीट्यूड आ गया 4 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये आ गया KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है। FCB, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, FCB का मैग्नीट्यूड। ठीक है, FCB का मैग्नीट्यूड देखिए, C इज Q/2, B इज स्टिल Q, ये अभी भी Q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस C और B के बीच का डिस्टेंस हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, दैट इज x/2 नाउ, सो इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं FCB को, तो ये आ रहा है 2 2 4, दिस इज कमिंग एज 2 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं। ऐसी सिचुएशन में जो FC आएगा, CA का मतलब आ गया CB ज़्यादा है, तो CB हम लोग यहाँ पर लिख देंगे FCB का मैग्नीट्यूड माइनस FCA का मैग्नीट्यूड। FCB का मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस FCA का मैग्नीट्यूड दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सो FC इज अगेन कमिंग सेम एज F, ये वाला F। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा C के ऊपर, वो आएगा सेम एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इनिशियली। तो FC हो जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस इज अगेन द सेम, दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन, यही लिया था। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए एक सिचुएशन इसमें और होती है, वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसको हम लोग शिफ्ट कर लें, अगर ये राइट साइड पे आ जाए क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो सिचुएशन क्या होती है? वो सिचुएशन ये है कि हम लोग इसी को बेसिस मान ले रहे हैं। व्हाट इज़ द बेसिस? कि दो चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे A और B। ठीक है, इनिशियली ऐसा था कि एक कंडक्टर A था, उसके ऊपर प्लस Q चार्ज था, दूसरा कंडक्टर B था और वो भी प्लस Q चार्ज था, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था F। ऐसी सिचुएशन है, F की वैल्यू दी हुई है, ये गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन, ऐसा करके। तो यहाँ सिचुएशन क्या थी कि हम लोगों ने C को A से टच कराया। हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं कि एक C है, ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, फिर हमने C को A से टच कराया, ये, फिर हमने जो यहाँ से एक चीज बन गई C' और एक चीज बन गई A', फिर हम लोगों ने C' को B से टच कराया। बहुत ध्यान से देखिए, C' को जब हमने B से टच कराया तो B बन गया B' और C बन गया C'।
और फिर हमने क्या किया कि फिर हमने इन तीनों चार्जेस को ऐसे यहाँ रख दिया, ए प्राइम और ये बी प्राइम और ये मिड पॉइंट पर इसको रख दिया हम लोगों ने सी प्राइम। लेट अस सी क्या मैग्नीट्यूड आएगा, प्रोवाइडेड कि दीज थ्री ए बी सी आर आइडेंटिकल कंडक्टर्स। मैंने बोला कि हम इस सिचुएशन को बेसिस बना रहे हैं, एक्सटेंशन सिर्फ इतना है कि इस केस में जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें सी को केवल ए से टच कराया गया और मिड पॉइंट पर रख दिया गया। हम सिचुएशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखना सीखिए, क्योंकि ये वीडियो है, दिस इज़ नॉट movie song, this video is for your convenience, this is not for your entertainment that you convenience का मतलब कि अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि लेट्स थिंक ओवर इट और लेट्स डू इट योर सेल्फ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूँ या उसमें आपको समझ, तो जैसे ही आपको ये लगे कि आपको कुछ सोचना है आप तुरंत वीडियो पॉज कर दीजिए, मेक अ प्रैक्टिस ऑफ इट। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग। पहले क्या हुआ कि C को A से हम लोगों ने टच कराया, C पर चार्ज 0 था, QC इनिशियली 0 था, तो यहाँ पर 0 प्लस Q हो गया, इसका मतलब C प्राइम हो गया Q/2 और ये हो गया Q/2, ठीक है। तो A प्राइम तो हमारा पक्का हो गया कि ये Q/2 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने C प्राइम को, जो कि A से टच कराने के बाद C बना, उसको B से टच कराया। B का चार्ज कितना था, Q। C प्राइम का चार्ज कितना था, Q/2। ये कितना हो गया, 3Q/2। 3Q/2 का डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3Q/4। अब ये क्या आ गया, 3Q/4 और ये क्या आ गया, 3Q/4। इसके ऊपर चार्ज है 3Q/4, इसके ऊपर चार्ज है 3Q/4 और इसके ऊपर नेट फोर्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। दिस विल बी FC प्राइम माइनस FC, इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके और इसके बीच का फोर्स है, ये वाला फोर्स इसके और इसके बीच का फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वी कैन सी कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा B प्राइम का। एक क्वेश्चन ऐसा भी इसके ऊपर बन सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। यू कैन सी कि इसके ऊपर एक कम मैग्नीट्यूड का चार्ज, ये Q/2 है और ये 3Q/4 है। 3Q/4 इज 0.75 Q और ये 0.5 Q, तो नेचुरली ये वाला फोर्स जो FCB होगा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अगर 2.5 के टर्म में पूछते हैं तो हम लोगों ने इनिशियली ये एज्यूम किया कि 2 × 10⁵ न्यूटन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दिस डेटा विच इज K² X², ठीक है। X² क्या है, ये वाला डिस्टेंस X था। मैंने बोला, फिर से बोले दे रहा हूँ आपको कि बेसिस इसी को रखना है, सिर्फ एक एक्सटेंशन कि गिवन क्वेश्चन में A को C से टच कराया था, केवल C को A से टच कराया था और मिड पॉइंट पर रखा था। अब हम लोगों ने C को A से टच कराया पहले, फिर C को B से टच कराया और मिड पॉइंट पर रख दिया, तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके का बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस दिस। इसमें शायद ये स्क्वायर का केस है, अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, तो हम लोग ये जल्दी से एक स्क्वायर बना लेते हैं और फिर स्क्वायर बनाने के बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, सिचुएशन ये है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस दिस प्लस Q चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ये Q चार्ज है, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ऑपोजिट कॉर्नर्स तो यही होते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये Q का मैग्नीट्यूड दिया है, इट इज़ अ लिटिल फेडेड, √2 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस Q, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप पुराना डेटा भूल जाएं, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, दोबारा पढ़ लीजिए। आई प्रॉमिस यू, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करके गलती करने से अच्छा है कि फिर से पढ़ लीजिए।
two equal point charges q are placed at two opposite corners of a square and equal point charges plus q तो नहीं गिवन है जी, यहाँ तो केवल q गिवन है कि एक q चार्ज यहाँ रखा है और एक q चार्ज यहाँ रखा है, प्लस तो नहीं लिखा है, लाइक भी नहीं लिखा है. टू इक्वल पॉइंट चार्जेस q, माइंड इट, and equal point charges q at each of the other two corners are placed, the value of q so that the resultant force on q is 0. My god, this is going to be interesting. ध्यान से देखिए कि एक फोर्स इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, हम लोग इसको 1 2 3 4 का नाम अगर दे देंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है. बीइंग लाइक चार्जेस कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन दिस इज गिवन ओवर हियर कि ये प्लस है, तो इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगेगा. इस फोर्स का नाम होगा 3-1. ठीक है, 3-1. हमको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो इसके ऑपोजिट हो. पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है, आप एक बार अगर इक्विलिब्रियम ऑफ वीडियो प्लीज़ देख लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. मैंने ये बताया कि अगर 4 चार्जेस हैं, किसी एक के ऊपर हम लोगों को निकालना है, फोर्स अगर किसी एक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो वी कैन राइट इन दिस वे. दिस इज द नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3. Q3 का मतलब दिस वेरी चार्ज नेम्ड एज 3, not given in the question, we have considered 1 2 3 4 in this way. So net force on Q3 ये है, this is the force on Q3 by Q1 on Q3 by Q2 on Q3 by Q4. It goes like that. तो अभी क्या है कि ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोगों को मालूम है, दिख रहा है यहाँ पर. अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड ऑपोजिट से, यू कैन सी कि अगर ये वाला भी चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो एक फोर्स इधर आएगा, इसका रिपल्सन इधर आएगा और उन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा. क्योंकि वेक्टर की आइडेंटिटी, क्या वेक्टर की आइडेंटिटी है कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस होते हैं, वेक्टर की आइडेंटिटी क्या है? अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं तो उनका सम हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर होगा. ये दोनों फोर्स इक्वल होने जा रहे हैं तो इनका बाइसेक्टर यहाँ हो जाएगा. अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव ले लें तो क्या होगा? ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का नाम है 3-4. ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का नाम है 3-2. और 3-4 और 3-2 का जो सम होगा ये अलोंग दी डायगोनल होगा. बहुत ध्यान से देखिए, अलोंग दी डायगोनल. अब अलोंग द डायगोनल में F3-1 के ऑपोजिट भी हो सकता है और इन दोनों का सम इधर आएगा. दिस इज गोइंग टू बी F3 प्राइम. हम लोगों ने क्या किया कि जो F3 प्राइम था वो F32 वेक्टर और F34 वेक्टर का सम है. वेक्टर का डिटेल मैंने उसमें भी बताया है, वेक्टर का अलग से वीडियो है सम ऑफ टू वेक्टर्स का. अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप एक बार सम ऑफ टू वेक्टर्स का वीडियो देख लें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. कोई जल्दी नहीं है. F3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 टाइम्स F32 या √2 टाइम्स F34. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा. द पैरेललोग्राम ओवर हियर इज गोइंग टू बी स्क्वायर. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? हम ये चाहते हैं कि अगर F3 का, अगर F प्राइम का मैग्नीट्यूड, F3 प्राइम क्या था? इन दोनों का रिजल्टेंट. अगर इसका मैग्नीट्यूड F31 के बराबर हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है. इन दोनों का मैग्नीट्यूड Q है और साइन नेगेटिव या इनका ऑपोजिट. ठीक है, F3 प्राइम देखिए, F3 प्राइम क्या था? √2 टाइम्स F32, √2 टाइम्स F32. और F31 क्या है? F31 तो F31 है. हम लोग सावधानी से देखेंगे. 3 and 2 is K times Q अपॉन,
स्क्वायर का साइड नहीं गिवन था, मानना पड़ेगा दिस इज ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए फिर से 3 2 का मैग्नीट्यूड, 3 2 का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर √2 यहाँ से आया था। F31 का मैग्नीट्यूड देखिए K टाइम्स Q1, Q1 is Q3, Q3 is plus Q and this is Q1, Q1 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 is again Q, one more Q divided by square of the diagonal that is √2a whole square, that is 2a square। a square को कैंसिल कर देंगे, k को कैंसिल कर देंगे, a q को कैंसिल कर देंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये 2 के साथ √2 आ गया, ये आ गया 2√2 टाइम्स q, ये यहाँ पर आया 2√2 q आया और इधर क्या बचा, इधर q बचा। हमको स्मॉल q की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज q अपॉन 2√2। प्रॉपर आंसर जब इसका लिखा जाएगा तो q की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2√2 टाइम्स कैपिटल Q। कैपिटल Q की वैल्यू दी हुई थी, कैपिटल Q की वैल्यू थी √2 माइक्रो कूलम, तो स्मॉल q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस ऑफ √2 1/2√2 और q की वैल्यू √2 माइक्रो कूलम। सो दिस इज कमिंग एज -1/2 माइक्रो कूलम। दिस √2 and √2 will cancel out. So what is the value of q so that the resultant force on q is 0? The value of the charge q would be minus of half micro coulomb. ठीक है, let's see next numerical.